Hi everyone, my name is Sachin Thakur, self-taught programmer and web designer lives in Gurugram now available for you। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ ER मॉडल के बारे में। लास्ट वीडियो में बताया था डेटा मॉडल क्या होता है, डेटा को रिप्रेजेंट करने का अलग अलग तरीका होता है, उसी को बोलते हैं डेटा मॉडल। तो उसमें से एक था ER मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। तो आज हम इस वीडियो में उसी मॉडल को डिटेल्स में पढ़ेंगे कि ER मॉडल कैसे बनता है और उसमें क्या होता है एंटिटी और क्या चीज़ होता है रिलेशन, तो उसी के बारे में देखेंगे। तो हमें नाम से पता लग रहा है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, यानी इसमें दो टर्म आ रहा है, एंटिटी और रिलेशनशिप। तो हम शुरू करेंगे एंटिटी से कि एंटिटी क्या होता है। ठीक है, तो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल में जो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है उसको बताता हूँ। सबसे पहले एंटिटी की बात करते हैं। एंटिटी इस दुनिया की हर चीज़, इस दुनिया की कोई भी चीज़ एक एंटिटी हो सकती है। ठीक है, शर्त यह है कि उसको दूसरे ऑब्जेक्ट से अलग किया जा सकता है। ठीक है, यानी इस दुनिया में हर चीज़ एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट को किसी भी एक क्वालिटी की वजह से उसको किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से अलग कर देते हैं, तो उसको बोलता है एंटिटी। ठीक है, यानी एंटिटीज़ क्या है, इस दुनिया की हर चीज़ को हम एंटिटीज बोल सकते हैं। शर्त इतनी है कि उसको दूसरे एंटिटी से अलग करने के लिए हमारे पास कुछ अलग एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मेरे पास एक मोबाइल है, एक सेम मोबाइल दूसरे के पास भी है, तो ये एक एंटिटी है, दोनों एंटिटीज हैं, लेकिन दोनों के ऊपर कुछ अलग है। ठीक है, मेरा मोबाइल का कलर वाइट है और दूसरे मोबाइल का कलर ब्लैक है, तो एंटिटीज तो दोनों हैं। और एंटिटी क्यों है? क्योंकि ये दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, हम पहचान सकते हैं एंटिटी को उसकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से। ठीक है, अगर मुझे कहा जाए कि मुझे मोबाइल दो, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन आ जाएगा। ठीक है, तो उस टाइम में एंटिटी नहीं होगा। अगर मैं कहूँगा कि ब्लैक वाला मोबाइल दो, तो मैंने उस एंटिटी को एक एट्रीब्यूट के साथ अलग कर दिया, यानी उसको मैंने पहचान दिलाई एक। ठीक है, एक एग्जांपल लेके चलूँ तो अगर एक यूनिक नेम होता है, जैसे कि घर में दो बच्चे हैं, अगर दोनों का नाम हम सेम रख देंगे, ठीक है, जैसे कि दोनों का नाम हमने छोटू रख दिया या मोटू रख दिया, तो हम बोलेंगे मोटू, तो वो दोनों आ जाएंगे। तो इसमें नाम रखने का फ़ायदा क्या हुआ? ठीक है, तो वो एंटिटी दोनों अलग अलग हैं, उनको डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता, इसलिए एंटिटी की सबसे फर्स्ट जो नीड है उसको अलग किया जा सकता है किसी दूसरे एंटिटी से, उसकी किसी एक प्रॉपर्टी के ऊपर। उसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। ठीक है, एट्रीब्यूट्स क्या है? इस वर्ल्ड में जो हमने एंटिटी सेलेक्ट किया है उसको अलग, उसकी एक पहचान होती है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उसी को बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। और रिलेशनशिप, दो एंटिटीज़ के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, यानी उनके बीच में क्या रिलेशन है, वो क्या करते हैं, उसको बोलते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि अकाउंट है, ठीक है, जो कि कस्टमर जॉनसन के पास है। एक अकाउंट है जिसका अकाउंट नंबर A101 है और वो जॉनसन नाम का एक कस्टमर है, उसके पास है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अकाउंट एक खुद में एक एंटिटी है। ठीक है, जैसे कि अकाउंट एक खुद में एंटिटी है और एक कस्टमर भी एंटिटी है और उनके बीच में एक रिलेशनशिप है। अब एंटिटी रिलेशनशिप जो मॉडल है, ये एक नॉन टेक्निकल, इसकी डेफिनेशन बताऊं तो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल इज अ नॉन टेक्निकल डिजाइन मेथड वर्क ऑन कंसेप्चुअल लेवल बेस्ड ऑन परसेप्शन ऑफ रियल वर्ल्ड। यानी ये रियल वर्ल्ड से हमें जो भी चीज़ें डिज़ाइन करनी होती है, तो वहाँ से बिल्कुल कंसेप्चुअली एक डिज़ाइन मेथड है, डेटाबेस को डिज़ाइन करने के लिए इसका यूज़ होता है, लेकिन ये टेक्निकल नहीं है, ये नॉन टेक्निकल है। ठीक है, तो ये एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है। मैंने एंटिटी बताया। अगर मैं एंटिटी की डेफिनेशन की बात करूँ तो यानी एन एंटिटी इज एन ऑब्जेक्ट इन द रियल वर्ल्ड दैट इज डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, हो सकता है उस एंटिटी का फिजिकल एग्जिस्टेंस हो और हो सकता है उस एंटिटी का फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो। फिजिकल एग्जिस्टेंस मतलब जैसे कि कोई मशीन है, उस मशीन का कोई डेटाबेस है, तो फिजिकली एग्जिस्ट करता है। ठीक है, मशीन फिजिकली एग्जिस्ट करता है तो उसका डेटाबेस है, समझ में आता है। लेकिन एक ऐसी चीज़ जिसकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, उसका भी डेटाबेस बनाया जा सकता है। जैसे कि अकाउंट, हमारा बैंक अकाउंट फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन वो इनटेंजिबल है। ठीक है, वो उसका डेटाबेस बनाया जा सकता है। देखते हैं एंटिटी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट होता है जो डिस्टिंग्विशेबल होता है फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट, हमने अभी देखा। ठीक है, एट्रीब्यूट्स क्या होता है? उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी वजह से हम उसको अलग कर देते हैं। और
ऐसा नहीं है कि जो एट्रीब्यूट्स है वो कुछ भी हो सकता है। एट्रीब्यूट्स एक सेम डोमेन से होना चाहिए सभी का, ठीक है, तभी कहेंगे सेम एंटिटी से बिलोंग करते हैं। एंटिटी सेट अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर एंटिटी, सेम टाइप्स के एंटिटी होंगे उनका एक कलेक्शन बनाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, एंटिटी सेट। जैसे कि सभी एम्प्लॉयज़ का एक डेटाबेस होगा, सभी एम्प्लॉयज़ है वो एक एंटिटी का सेट है। एम्प्लॉय तो एक एंटिटी है, लेकिन ढेर सारे एम्प्लॉयज़ का सेट जो है वो एक एंटिटी सेट है। सभी एंटिटी का कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट होगा, कुछ प्रॉपर्टीज होगी उनकी। जैसे कि एम्प्लॉय के केस में एम्प्लॉय का नाम होगा, एम्प्लॉय की आईडी होगी, एम्प्लॉय का डेट ऑफ बर्थ होगा, ठीक है। तो सभी का सेम डोमेन से बिलोंग करना चाहिए। जैसे कि अगर एम्प्लॉयज़ का नेम है तो बाकी सारे एम्प्लॉयज़ का भी नेम ही आना चाहिए नेम वाले कॉलम में। ऐसा नहीं है कि कोई नेम के में फादर का नाम लिख देगा। सभी एंटिटी सेट के पास एक की होता है, की मतलब उसको ढूंढने के लिए, ठीक है, उसको जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता हो। वीक एंटिटी उसको बोलते हैं जो कि एक किसी और की प्राइमरी की से आइडेंटिफाई किया जाता हो, ठीक है। एक एग्जांपल बताऊं तो मैं एक कस्टमर हूं, मैं कस्टमर एंटिटी से हूं और मैंने एक ऑर्डर दिया है। ऑर्डर किया है तो ऑर्डर भी एक एंटिटी है। ऑर्डर मैंने क्या किया, वो सामान किया है, तो ऑर्डर का एक खुद का एंटिटी है। तो वो ऑर्डर को हम डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ऑर्डर किसका है। उसके लिए उनको मेरा कस्टमर हो जाना पड़ेगा, वहाँ से मेरी कस्टमर आईडी मिलेगी और कस्टमर आईडी से मेरे तक पहुँचेंगे वो। यानी वो एक वीक एंटिटी है जो हमारा ऑर्डर है, उसको आइडेंटिफाई हमारा कौन कर रहा है, जो कस्टमर का आईडी है वो कर रहा है, ठीक है। तो वो एक वीक एंटिटी कहलाता है। उसके बाद है रिलेशनशिप। अब सभी के बीच में कुछ रिलेशनशिप होते हैं, सभी के बीच में मतलब सभी एंटिटी के बीच में। जैसे कि ईआर, एक मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है, एक एम्प्लॉय है और एक डिपार्टमेंट है, ये दोनों एंटिटीज़ हैं। एक एम्प्लॉय एक डिपार्टमेंट में क्या करता है, वर्क करता है। तो ये एक डायमंड शेप में मैंने रिलेशनशिप को दिखा रखा है। और जितने भी मैंने ओवल या एलिप्स के शेप में दिखा रखा है वो सारे एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट्स बोले तो जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे कि एम्प्लॉयज़ का एक एम्प्लॉय आईडी होगा, एम्प्लॉय का एक नेम होगा, एम्प्लॉय का डेट ऑफ बर्थ होगा। तो ये इनकी एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट्स रिलेशनशिप का भी हो सकता है। वर्क्स इन डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट में कब से काम कर सकते हैं। यहाँ पे सिंस है, सिंस है, ये क्या है, ये एक एट्रीब्यूट है किसका, रिलेशनशिप का, ठीक है। ऐसे ही डिपार्टमेंट है, DID डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट का नाम और डिपार्टमेंट का बजट, ये सब क्या है, ये सब एट्रीब्यूट्स है डिपार्टमेंट के। तो यहाँ पे जो मैंने बॉक्स में लिख रखा है, यहाँ पे जो मैंने ये पूरे बॉक्स में लिख रखा है, ये एक एम्प्लॉय नहीं है, ये एम्प्लॉय का सेट है, ठीक है। यानी यहाँ पे एंटिटीज का सेट, ठीक है, एंटिटी का सेट है। यानी जो भी हम रेक्टेंगल में दिखाएंगे वो एक एंटिटी का सेट दिखाएंगे, और जो भी इस डायमंड शेप में दिखाएंगे वो रिलेशनशिप का सेट दिखाएंगे। रिलेशनशिप का सेट, रिलेशनशिप क्या करता है, दो एंटिटी को एसोसिएट करवाता है, यानी जोड़ता है। तो ये एक एग्जांपल समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल यहाँ पे एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय रिपोर्ट करता है एक दूसरे एम्प्लॉय को, यानी ये खुद से रिलेटेड है, ठीक है, ये खुद से रिलेटेड है। देखो ये एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का क्या है, एम्प्लॉय का नेम है, एम्प्लॉय का एक सीरियल नंबर है, एम्प्लॉय का एक IoT है, और ये एम्प्लॉय यानी ये इसका जो ऑर्डर है इस रिलेशनशिप का वो 1 है, ठीक है। यानी एक एम्प्लॉयज़ है वो एक दूसरे एम्प्लॉय को रिपोर्ट करता है। तो इसमें ये सिंगल एक ही एंटिटी है और उसी एंटिटी के साथ उसका रिलेशन हो सकता है। जो दूसरा हमने एग्जांपल देखा है ये बाइनरी है, यानी इसमें दो एंटिटी हैं, दो एंटिटी के बीच में रिलेशनशिप दिखाया गया है, तो ये बाइनरी रिलेशनशिप कहते हैं। ये ऑर्डर ऑफ, इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है। यहाँ पे हम सेट लिखते हैं, इस बॉक्स में मैंने बता दिया आपको। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। देखो यहाँ पे मैंने बताया ये क्या लिख रखा है, हमने एक डिज़ाइन किया है कोई एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल जिसमें एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय मतलब एम्प्लॉय का सेट जिसमें बहुत सारे एम्प्लॉय आ सकते हैं। रिलेशनशिप वो काम करता है, ये रिलेशनशिप का सेट है, ये एंटिटी दूसरे डिपार्टमेंट एंटिटी का सेट है, और ये सारी चीज़ें क्या है, ये है इनके एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो अभी हम इसको ड्रॉ करने वाले हैं, इसको कन्वर्ट करने वाले हैं रिलेशनशिप मॉडल में। रिलेशनशिप मॉडल क्या होता है, एक टेबुलर फॉर्म में होता है, ठीक है। मैंने डेटा मॉडल में समझाया था रिलेशनशिप मॉडल क्या होता है। तो हम जब भी सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो उसको हम जब इम्प्लीमेंट करेंगे डेटाबेस को,
तो वो एक रिलेशनल मॉडल में करने वाले हैं एसक्यूएल के थ्रू। ठीक है, एसक्यूएल मतलब स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के थ्रू हम। तो हमने जो डेटाबेस डिज़ाइन किया है एंटिटीज रिलेशनशिप के मॉडल में, इसको हमें डेटाबेस को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा टेबल फॉर्म में। ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल में। तो देखो सबसे पहले तो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का एक खुद का टेबल बनेगा, एम्प्लॉय का खुद का टेबल बनेगा जिसमें एम्प्लॉय आईडी होगा, यानी ये वाला आईडी कॉलम में होगा, नेम का ये वाला कॉलम होगा और डेट ऑफ बर्थ का ये वाला कॉलम होगा। ठीक है, ये वाले कॉलम जो हैं एम्प्लॉय आईडी लिख देता हूँ मैं, नेम को मैं एन से दिखा देता हूँ और डेट ऑफ बर्थ को डी से। ठीक है, ये पी लग रहा है लेकिन मैंने डी लिखा है। तो ये एक मैंने रिलेशनशिप मॉडल बनाया है, रिलेशनल मॉडल बनाया है एम्प्लॉय का। इसमें कितने कॉलम होंगे, 3 कॉलम होंगे। पहला कॉलम में एम्प्लॉय आईडी आएगा जो कि यूनिक होगा, दूसरे कॉलम में नेम आएगा और तीसरे कॉलम में डेट ऑफ बर्थ आएगा। तो ये एक टेबल है। ठीक है, ये पूरा एक टेबल बना है किसके लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए। ऐसे ही दूसरा हम डिपार्टमेंट के लिए बना सकते हैं। डिपार्टमेंट के लिए हम क्या बनाएंगे, इसमें भी 3 कॉलम हैं क्योंकि इसके 3 एट्रीब्यूट्स हैं। पहला कॉलम में आएगा डिपार्टमेंट का आईडी, दूसरे कॉलम में आएगा डिपार्टमेंट का नेम और तीसरे में आएगा उसका बजट। ठीक है, तो डिपार्टमेंट का एक खुद का टेबल बनेगा जिसमें डिपार्टमेंट का आईडी फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में डिपार्टमेंट का नेम और थर्ड कॉलम में डिपार्टमेंट का बजट, ये लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये एक दूसरा टेबल बन गया किसके लिए, डिपार्टमेंट के लिए। और एक तीसरा टेबल और बनेगा जो कि ये याद रखेगा कि कौन सा एम्प्लॉय कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है। तो ये इसके लिए भी बनाते हैं हम टेबल। इसमें 2 चीज़ें आएगी, सॉरी 2 नहीं, इसमें आएगी कुछ 3 चीज़ें आएंगी, है ना। सबसे पहला तो कौन सा एम्प्लॉय कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है, यानी एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट आईडी, ये 2 चीज़ें आएगी यहाँ पे। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे आएगा और डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पे आएगा। इससे हमें पता लग जाएगा कि ये एम्प्लॉय आईडी इस डिपार्टमेंट आईडी पे काम करता है, कब से काम करता है उसके लिए ये वाला कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इसका भी 3 कॉलम का एक डेटा टेबल बना रिलेशन का। तो इसको हमने देखा कि कैसे हम बना सकते हैं, इनके एंटिटीज और रिलेशनशिप से हम इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं रिलेशनल मॉडल में। ये मैंने कन्वर्ट करके दिखाया है। ऐसे ही अगर हमें कन्वर्ट करना है, दूसरा एक और एग्जांपल है, मैं बताता हूँ उसको भी। ये एम्प्लॉय वाला, ठीक है, एम्प्लॉय का क्या है, ये सेम है। एम्प्लॉय का 3 चीज़ें हैं, तो एक टेबल बनेगा एम्प्लॉय का टेबल बनेगा जिसमें 3 कॉलम होंगे। पहले कॉलम में क्या आएगा, एम्प्लॉय का आईडी आएगा, दूसरे में उसका नेम आएगा और तीसरे में उसका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको भी हम बना लेंगे। और एक और बनेगा इसके रिलेशनशिप का, रिपोर्ट करता है कौन सा एम्प्लॉय किसको रिपोर्ट करता है, इसमें 2 कॉलम बनेंगे। ठीक है, ये EID और ये भी EID। ठीक है, रिपोर्ट टू किस एम्प्लॉय आईडी को। तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी वो है जो रिपोर्ट कर रहा है और यहाँ पे वो एम्प्लॉय आईडी आएंगे जिसको रिपोर्ट कर रहा है वो। ठीक है, तो ये इस तरह से रिलेशनशिप मॉडल बन जाएगा इसका भी। उसके बाद देखते हैं कि ER डायग्राम में क्या क्या होता है। रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करता है एंटिटी सेट को, डायमंड रिप्रेजेंट करता है रिलेशनशिप सेट को, और लाइंस जो होती हैं इनके बीच में जो एट्रीब्यूट से लिंक करता है एंटिटी को। ठीक है, जो लाइंस है वो लिंक करता है एट्रीब्यूट को कि वो जो एट्रीब्यूट है वो किस एंटिटी से बिलोंग कर रहा है, उसको कनेक्ट करने के लिए हम लाइन का यूज़ करते हैं। एलिप्स है वो एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करता है। डबल एलिप्स हैं, जो एलिप्स के अंदर एक और एलिप्स हैं उसको बोलते हैं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। जैसे कि लोन नंबर हो सकता है, एक आदमी के पास दो लोन ले रखे हैं, उसके पास 2 लोन नंबर हैं। ऐसे ही हो सकता है कि किसी के पास 2 मोबाइल नंबर हो, तो उसको हम दिखाते हैं किस चीज़ से, डबल एलिप्स से। ठीक है, डबल एलिप्स रिप्रेजेंट करता है कि वो मल्टी वैल्यूड है। जैसे कि लोन में है, ये कस्टमर है, इसका कोई मोबाइल नंबर है, तो ये मैं इसमें दिखाया मैंने, इसको मैं डबल एलिप्स में दिखाऊंगा। ठीक है, ये दिखाया मैंने कि इसका मोबाइल नंबर है और इसके लिए हमेशा एक अलग टेबल बनता है। जो भी मल्टी वैल्यूड फंक्शन होंगे ना,
मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होंगे उसके लिए एक अलग ही हमें टेबल बनाना पड़ता है। उसके बाद है डैश्ड एलिप्स। डैश्ड एलिप्स जो डैश डैश में बनाए जाते हैं वो डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने कस्टमर का DOB डेट ऑफ बर्थ सेव कर रखा है, लेकिन मुझे अगर एज डिराइव करना है तो वो एक डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स होगा, उसको हम दिखाएंगे डैश्ड एलिप्स से। अंडरलाइन जो अंडरलाइन होते हैं वो प्राइमरी की होते हैं, यानी अगर हमारे पास कस्टमर ID है तो हम कस्टमर का नेम फाइंड कर सकते हैं, उसका स्ट्रीट फाइंड कर सकते हैं, उसका सिटी फाइंड कर सकते हैं। तो कस्टमर ID है वो यूनिक होगा, ठीक है, इसलिए हमने उसको की बना रखा है। तो वो एक प्राइमरी की को हम किससे दर्शाते हैं, प्राइमरी की को हम अंडरलाइन कर देते हैं। ऐसे ही लोन में लोन नंबर सबका यूनिक होगा, उससे हम पता कर सकते हैं कि कौन सा लोन किसका है, कितना अमाउंट है उसका। मैपिंग कार्डिनैलिटी में क्या होता है, एक्सप्रेस द नंबर ऑफ एंटिटी टू विच अनदर एंटिटी कैन बी एसोसिएटेड बाय अ रिलेशनशिप सेट। जैसे ही हम रिलेशनशिप बनाते हैं तो हम उसमें कुछ 1 to 1 और 1 to many to 1 का वो रखते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पे कस्टमर है, वो कितने लोन ले सकता है, ठीक है। एक कस्टमर है, वो मान लो कि बहुत सारे लोन ले सकता है, या 2 लोन ले सकता है मैक्सिमम, या फिर कितने लोन ले सकता है वो मान लेते हैं। यहाँ पे अगर हम जिस टाइप का डेटाबेस बना रहे हैं वो अलाउ करता है कि बहुत सारे लोन ले सकता है, तो यहाँ पे M लिखेंगे। लेकिन एक लोन है ना, एक ही कस्टमर को मिलेगा, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। तो ये 1 to M, ठीक है, यानी एक जो लोन है वो बिलोंग करता है एक कस्टमर से, लेकिन एक कस्टमर है उसके पास मैनी लोन्स हो सकते हैं, बहुत सारे लोन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मैपिंग कार्डिनैलिटी। एक और एग्जांपल देके बताता हूँ मैं। देखो यहाँ पे एम्प्लॉय है, डिपार्टमेंट है। एक एम्प्लॉय एक ही डिपार्टमेंट में काम कर सकता है, लेकिन एक डिपार्टमेंट में बहुत सारे एम्प्लॉय वर्क कर सकते हैं। तो ये मैनी टू 1 कार्डिनैलिटी है इसकी, मैनी टू 1 M to 1, ठीक है। मैनी टू 1 कार्डिनैलिटी मतलब यहाँ पे 1 का मतलब क्या है, डिपार्टमेंट एम्प्लॉय है वो एक ही डिपार्टमेंट में काम करेगा, लेकिन डिपार्टमेंट है उसके पास बहुत सारे एम्प्लॉय हो सकते हैं, ठीक है। मैनी एम्प्लॉय को रख सकता है एक डिपार्टमेंट, लेकिन एक एम्प्लॉय के पास एक ही डिपार्टमेंट होगा। तो इसको बोलते हैं मैपिंग कार्डिनैलिटी। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ऐसे ही मैनी टू मैनी होता है और मैनी टू 1 to 1 भी होता है, ठीक है। उसके बाद है मैपिंग कार्डिनैलिटी है, ये आप अगर आपने मैथ्स पढ़ा होगा तो इसमें ये पढ़ा होगा 1 to many many to 1, तो ये वही दिखा रखा है, ठीक है। एक A है जिसमें कुछ डेटा है, यहाँ पे डेटा के फॉर्म में दिखा रखा है। एक कोई सेट है उसके अंदर डेटा है, ठीक है। मान लेते हैं ये एम्प्लॉय है, ये एम्प्लॉय 1 है, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3, एम्प्लॉय 4 है। और B है वो क्या है, डिपार्टमेंट है, ये है डिपार्टमेंट, ये भी डिपार्टमेंट। तो हर एक 1 to 1 रिलेशनशिप है ना, मतलब हर एक एम्प्लॉय के पास एक डिपार्टमेंट है और एक डिपार्टमेंट के पास एक ही एम्प्लॉय है। तो इस टाइप से ये 1 to 1 हुआ। ऐसे ही अगर हम बात करें 1 to many का, तो देखो इसमें ये एम्प्लॉय है मान लेते हैं और ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट है और ये एम्प्लॉय है। एक एम्प्लॉय के पास एक ये प्रोजेक्ट है, एक ये प्रोजेक्ट है, इसके पास एक ये प्रोजेक्ट है, इसके पास एक ये प्रोजेक्ट है, इसके पास एक ही प्रोजेक्ट है ये, ठीक है। तो एक प्रोजेक्ट हो सकता है 2 लोग बनाएं, या फिर एक ही एम्प्लॉय 2 प्रोजेक्ट बनाएं। तो 1 to many का रिलेशनशिप है ये। ऐसे ही मैनी टू 1 का है और मैनी टू मैनी का है। पार्टिसिपेशन कॉन्स्टेंट्स का मतलब होता है उस पर एक लिमिट लगाना, यानी हम एक लिमिट लिख दें कि क्या लिमिट लिख देंगे। एक एग्जांपल से बताता हूँ इसको मैं। एक एम्प्लॉय के जैसे कि डिपार्टमेंट है, इसमें डिपार्टमेंट है, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख दूँ कि एक डिपार्टमेंट में मिनिमम 7 एम्प्लॉय हो सकते हैं और मैक्सिमम 10 एम्प्लॉय हो सकते हैं, ठीक है। या फिर 16 एम्प्लॉय हो सकते हैं, जो भी है। यहाँ पे मैंने 10 लिखा है। तो एक डिपार्टमेंट का ये क्या है, कॉन्स्टेंट है। कॉन्स्टेंट मतलब एक डिपार्टमेंट में मिनिमम, फर्स्ट वाला क्या दिखाता है, मिनिमम, और सेकंड वाला क्या दिखाता है, मैक्सिमम, ठीक है। तो मिनिमम 7 एम्प्लॉयज़ वर्क कर सकते हैं डिपार्टमेंट में, एक डिपार्टमेंट से बिलोंग कर सकते हैं,
और मैक्सिमम 10 एम्प्लॉयज एक डिपार्टमेंट में हो सकते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं इसको। और एक और इसका एम्प्लॉय का कॉन्स्टेंट बताऊं तो एक एम्प्लॉय मिनिमम एक ही डिपार्टमेंट में काम कर सकता है और मैक्सिमम भी एक ही डिपार्टमेंट में काम कर सकता है। ठीक है, तो ये है इसमें, इसको ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, पार्टिसिपेशन कांस्टेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं पार्टिसिपेशन कांस्टेंट्स। अब इसमें दो टर्म आता है, टोटल पार्टिसिपेशन और पार्शियली पार्टिसिपेशन। अगर मिनिमम कोऑर्डिनैलिटी 0 नहीं है तो इसका मतलब वो टोटल पार्टिसिपेशन कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ इसमें एम्प्लॉय की, तो एम्प्लॉय का मिनिमम पार्टिसिपेशन 1 है, इसका मतलब ये पार्टिसिपेट कर रहा है, इसको बोलेंगे टोटल पार्टिसिपेशन। अगर मैं यहीं पे इसको 0 कर देता, ठीक है, जैसे कि मैं डिपार्टमेंट का लिख रहा हूँ, मिनिमम इसमें 0 यानी डिपार्टमेंट पे एक भी एम्प्लॉय ना हो और मैक्सिमम इसमें 7 एम्प्लॉय हो, तो इसको बोलते हैं पार्शियल पार्टिसिपेशन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पार्शियली पार्टिसिपेशन। यानी अगर मिनिमम कार्डिनैलिटी 0 है तो उसको बोलेंगे पार्शियली पार्टिसिपेशन। और अगर मिनिमम कार्डिनैलिटी 0 नहीं है, मतलब 0 के अलावा कुछ भी है, तो उसको बोलेंगे टोटल पार्टिसिपेशन। यानी उसमें किसी ना किसी एक का होना ज़रूरी है, वो ब्लैंक नहीं होगा। डिपार्टमेंट के केस में यहाँ पे जो मैंने लिखा है, इसमें हो सकता है एम्प्लॉय एक भी ना हो उस डिपार्टमेंट में, ऐसा हो सकता है। तो ये एक पार्शियली पार्टिसिपेशन का एग्जाम्पल है। लेकिन हम इसी में अगर कांस्टेंट लगा दें कि नहीं वो 0 नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए, कम से कम तो एक होना चाहिए, नहीं तो डिपार्टमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो इसको बोलेंगे टोटल पार्टिसिपेशन। कम से कम एक तो उसमें है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं टोटल पार्टिसिपेशन। तो आपको 2 कीवर्ड ये और समझ में आ गए होंगे, टोटल पार्टिसिपेशन और पार्शियल पार्टिसिपेशन। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होता है और उसके कुछ प्रॉपर्टीज। दैट्स ऑल, ओके बाय।